ओके सो तो मेरे देशवासियों के प्यारे प्यारे बच्चों जो भी अभी 11th में आए हैं और ऑलरेडी 3-4 महीने हो चुके हैं और कुछ लोगों ने टाइम से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग थोड़ा लेट से स्टार्ट करा, कुछ लोगों ने क्या करा अपनी थोड़ी सी छुट्टी को यूज़ करा, घूमा फिरा एंड देन दे स्टार्टेड देयर स्टडी बिकॉज अच्छा कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई साइंस रखना है या फिर कॉमर्स रखना है तो उसमें थोड़ा एडमिशन लेने में टाइम लग जाता है बिकॉज कंफर्म नहीं होता ना क्या रखना है नहीं रखना। एंड समटाइम्स अगर किसी ने साइंस रख लिया तो फिर वो ये सोचते हैं कि भाई बायो रखना है या फिर मैथ रखना है बिकॉज कुछ बच्चे तो बिल्कुल परफेक्ट क्लियरली रहते हैं, उनको मैथ रखना है या फिर बायो रखना है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है, मेडिकल बैकग्राउंड में जाना है या फिर किसी और बैकग्राउंड में बिकॉज मैथ रखते हैं तो बहुत सारा ओपन हो जाता है उसमें रखना होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली लाइक जहाँ पे ये कन्फ्यूजन जब रहता है तो बच्चे के साथ ये इशू होता है कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है एडमिशन लेने में। तो जनरली हम देखते हैं कि 11th का जो एडमिशन होता है थोड़ा लेट होता है एंड क्लासेस उसके बाद और लेट से स्टार्ट होता है। ओके लेट से स्टार्ट होता है तो शायद हम भी इस वजह से शायद आपके सामने लेट से आए हैं क्योंकि हमें भी मतलब लेक्चर्स वगैरह मतलब स्टार्ट करने थे अपने बच्चों के साथ अपने इंस्टीट्यूट में यहाँ पर कम्युनिटी के साथ मिलता रहेगा। सो एक्चुअली व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग के बच्चे एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स वगैरह एडमिशन हो जाते हैं एंड देन फिर मतलब क्लासेज स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो जाता है। हमारे बच्चे खुद अभी काफ़ी लेट से ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं अभी एक्चुअली आपके सामने फिजिक्स का पहला लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ जो कि पहले यूनिट का है। अगर मैं आपको बता दूँ सो आई विल गिव यू जस्ट डिटेल अबाउट द होल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन क्लास 11। तो वो शायद दूसरा एक अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें सारे चैप्टर्स रहेंगे। अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूँ इसमें टोटल जो चैप्टर होते हैं 11th में फिजिक्स में ये 14 चैप्टर है जिसमें से 7 चैप्टर आपके जो मैकेनिक्स वाला फुल वाला पार्ट होता है वो फर्स्ट बुक में है एंड देन जो थर्मल वाला है और बाकी अदर चैप्टर्स है जैसे आप बात करें वेव्स का, ठीक है, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का, ठीक है, और गैसेस का, ये सारे के सारे सेकेंड बुक में। फर्स्ट बुक पूरा का पूरा आपका मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे आप हमारे साथ जब बने रहेंगे तो, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर पहले के हैं और 7 चैप्टर बाकी जो है सेकेंड बुक में है। तो फर्स्ट बुक पूरा का पूरा मैकेनिक्स है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। बट मैकेनिक्स में भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है वो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट तो आप जानते ही हो क्या होता है भाई, किसी चीज़ को अगर आप नापने के लिए जाते हो तो आपको उस चीज़ के लिए क्या चाहिए होगा, यूनिट चाहिए होगा। जैसे अगर आप कोई चीज़ चावल दाल गेहूँ वगैरह कुछ भी लाने के लिए जाते हो उसके लिए यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, इतना केजी दीजिए उतना केजी दीजिए, ये सब यूनिट है एक तरह के। अगर कुछ कपड़े नापने के लिए आप जाते हो, कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो आप कहते हो भाई 2 मीटर चाहिए 3 मीटर चाहिए, तो वहाँ पर यूनिट आपका क्या हो जाता है, मीटर होता है। तो यूनिट बेसिकली क्या है, अगर किसी चीज़ को आप नापने के लिए जिस क्वांटिटीज़ का ये जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही आपका क्या है, यूनिट है। दिस आर दी मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद हर एक चीज़ के लिए आपको क्या होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है, वो यूनिट है। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट करने के बाद किसी चीज़ को भी अगर आप मेजरमेंट करते हैं उसका वैल्यू आप देते हैं तो दैट इज मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यूनिट और मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब दुनिया का वो सारा चीज जिसको आप नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, बस खेल खत्म। यही एक छोटा सा डेफिनेशन है। वो सारी चीजें दुनिया की जिसको आप नाप सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होगा। आप मुझे अभी इस वीडियो को पॉज करके जरा सा सोचो और 2-3 एग्जाम्पल आप अगर चाहो, अगर सोच लिए हो तो 2-3 एग्जाम्पल आप कमेंट्स में लिख करके दे दो कि वो कौन सी चीज है जिसको आप नाप नहीं सकते, ठीक है, वो कौन सी चीज है आप नाप नहीं सकते। एंड उसी चीज को हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच ऑफ अबाउट दिस नॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो सिलेबस से हट चुका है। हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी आपके लिए छोटा सा वर्क है, आप पॉज कीजिए वीडियो एंड जस्ट जरा सा सोचिए वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप नाप नहीं सकते। अगर आप नाप नहीं सकते तो वो क्या होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होगा और उसके लिए आपको
यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ यूनिट की जरूरत किसमें पड़ती है? फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या होता है? यूनिट नहीं तो क्या होता है? ज्यादा, कम, ठीक है। बेस्ड ऑन क्वालिटी बेसिकली हम उसको बता सकते हैं, कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है, ठीक है। चलिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो सारी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो? नाप सकते हो, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग? अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। एक को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरे को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो बेस यूनिट है, इसको बेस भी बोला जाता है। बेस यूनिट का मतलब उसको खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद को डिफाइन करने के लिए क्या? उसको किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, खुद में वो सर्वे सर्वा है, वो खुद में सर्वे सर्वा है। दो नाम है उसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज, साथ में इसको बेस क्वांटिटीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस क्वांटिटीज भी बोला जा सकता है, ठीक है। वो किसी से डेराइव नहीं हुआ, वो अकेला है, वो सर्वे सर्वा है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वही आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। लेंथ है, मीटर चाहिए भाई, लेंथ को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मास है, टाइम है, इस तरह के 7 है, हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे कितने हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और जो दूसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज है जिसको खुद को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। वो सर्वे सर्वा नहीं है। उसको किसकी जरूरत होती है? उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं आप? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस लेंथ के जैसा है, टाइम। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन, डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, टाइम की जरूरत पड़ेगी। फोर्स, मास की भी जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने दिख रहा है। इन सबको डिफाइन खुद करने के लिए, खुद को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। सो अभी आपको यहां पर क्लियर हो गया कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो खुद सर्वे सर्वा है, उसको किसी और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती खुद को डिफाइन करने के लिए। डेराइव्ड क्वांटिटीज ना, उनके बस की बात नहीं है, वो खुद डिफाइन नहीं कर सकते। उनको किसकी जरूरत पड़ती है? उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है खुद को डिफाइन करने के लिए। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे यूनिट की, ठीक है। ये तो क्वांटिटीज हो गया। अब यूनिट क्या है? यूनिट हमने देख लिया कि अगर किसी क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो, जब उसको आप नाप लिए हो, नापने के बाद उसको क्या देना पड़ेगा? यूनिट देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। अब यूनिट भी हमारा दो तरीके से हो जाएगा। यूनिट क्या है? यूनिट वो चीजें हैं मेजरमेंट करने के बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी नापने के बाद उसको डिफाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट भी दो तरीके का होगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के बाद जो उसकी यूनिट आप डिफाइन करोगे, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापने के बाद जब उसके यूनिट को डिफाइन करोगे, हम उसके यूनिट का नाम बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के बाद जिस यूनिट की जरूरत होती है वही है फंडामेंटल यूनिट। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए थे ऑलरेडी, लेंथ लिए थे, तो लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो दिस आर फंडामेंटल यूनिट्स। सिमिलरली, अरे आप तो बहुत चालाक हो, डेराइव्ड बता सकते हो कि क्या है? क्या है डेराइव्ड? डेराइव्ड क्वांटिटीज को नापने के बाद जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, जिस यूनिट की जरूरत पड़ेगी, वही क्या हो जाएगा? डेराइव्ड यूनिट है। जैसे स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होता है। डेंसिटी का किलोग्राम मीटर पर क्यूब। यहां पर ये वाला क्या है? आपके फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, फिर उसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये थे इसका फंडामेंटल थिंग्स। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स? जब आप किसी चीज को नापने के लिए जाते हो तो समटाइम्स क्या होता है, यू डोंट हैव ओनली सिंगल यूनिट्स। आपको वहां पर क्या होता है? मल्टीपल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। कभी लेंथ है, लेंथ के साथ क्या होता है? मास भी होता है, मास के साथ टाइम भी होता है, ठीक है। 3, 4, 5, 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इतने सिस्टम्स की जरूरत होती है। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई
3 यूनिट्स का मिनिमम का सिस्टम बनाया गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्हीं 30 की जरूरत पड़ती है, बाकी और भी हो सकती है लेकिन उसको अभी चूज़ नहीं किया गया। 3 को जरूरत किया गया, एक लेंथ के लिए यूज़ किया गया, एक मास के लिए यूज़ किया गया और एक टाइम के लिए, ठीक है। तो ये 3 फंडामेंटल यूनिट का सिस्टम बनाया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये कई सारे हैं, ये एरिया पर डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा लेंथ को हम लोग कितने सिस्टम में कितने अलग अलग यूनिट में यूज़ करते हैं, मीटर तो है ही, लेकिन इसके अलावा सेंटीमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और तो और फुट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ का यूनिट है ना फुट, तो ये अलग अलग यूनिट है। तो इसमें क्या किया गया, जिस तरह से मास को आपको पता है कि मास को केजी में भी नापते हैं तो पाउंड में भी नापते हैं, राइट। इसी तरह के डिफरेंट यूनिट्स है। तो इसमें क्या किया गया, ये 3 यूनिट्स का सिस्टम बनाया गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे कई सारे सिस्टम हुए, लेकिन 3 सिस्टम है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो वर्ल्ड लेवल पे जनरली यूज भी होता है, ठीक है। क्या है वो, एक है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसमें है फुट, पाउंड और सेकेंड, मतलब लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। सिमिलरली एक और है सीजीएस, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। थर्ड है हमारा एमकेएस, जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या है वो हमारा, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। अच्छा, ये जो 3 है ना, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ये एफपीएस को ब्रिटिश और इंपीरियल सिस्टम भी बोलते हैं। जनरली ये यूरोप में यूज होता है और ब्रिटिश लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका नाम ही पड़ गया क्या, ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम। सीजीएस को गॉसियन सिस्टम बोलते हैं और एमकेएस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। बाद में यही एमकेएस एसआई सिस्टम बन गया। क्या होता है एसआई सिस्टम की कहानी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये 3 का अच्छे से देख लें आप। ये क्वांटिटी हो गया, डायमेंशन हो गया, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस में बना दिया, ठीक है। तो आपका जो एफपीएस सिस्टम है फुट, पाउंड और सेकंड होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होता है। ये 3 है, ठीक है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा भाई। अगर मान लो ब्रिटिश के लोग हैं, वहां पर उन्होंने जो अपना काम किया, वट एवर दे आर डूइंग देयर बिजनेस एंड ऑल, दे आर डूइंग रिसर्च, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, बहुत नई नई चीज़ सब बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अपना लेंथ किस में नाप रहे हैं, फुट में नाप रहे हैं, मास को पाउंड में नाप रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। सिमिलरली जो सीजीएस में कर रहे हैं तो वो इसमें कर रहे हैं, जो एमकेएस में कर रहे हैं तो एमकेएस में कर रहे हैं, सबके अपने अपने डायमेंशन से हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब ये यूरोप के लोग, ब्रिटिश के लोग एशियन के साथ अगर बिजनेस करेंगे, इफ दे विल सेल देयर सिस्टम्स, जो भी अगर वो कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, उनका डायमेंशंस होगा, ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन होता है, उसका मास होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब मास, डायमेंशंस वगैरह से गिवन रहेंगे। व्हेन दे विल सेल देयर इक्विपमेंट्स, ठीक है, एशिया के लोगों के साथ, एशिया के लोग जनरली एमकेएस वाला यूज करते हैं। क्या वाला यूज करते हैं, मैट्रिक सिस्टम वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा बाबा, वो तो केजी, मीटर और इसमें सोचेंगे, लेकिन वो फुट, पाउंड में दे देंगे, सोचेंगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, एंड यस, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। सिमिलरली रिसर्च का काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च होता है। अब क्या होगा, अगर यूरोप के लोग, अमेरिकन मतलब यूएसए के लोग अगर एफपीएस में सारा का सारा डेटा रख रहे हैं, एंड इफ दे आर हैविंग कॉन्फ्रेंस ऑन ए सिंगल स्टेज, वो अपना रिजल्ट बताएंगे। अगर सेम रिजल्ट एशिया वाले लेकर के आ गए, है ना, और उसी वैल्यू पे वो करने लग गए, लेकिन उन्होंने एमकेएस में उसको मतलब नोट करा, वो तो सोचे होंगे कि एमकेएस है, क्या हो जाएगा, पूरा डेटा फेल, ठीक है। तब फाइनली ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, जिसमें करना है करे, अपने अपने जगह पे करे, लेकिन जब भी इंटरनेशनल टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस होगा, इंटरनेशनली अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, आप एक दूसरे से लेन देन करते हो किसी भी सिस्टम का, आपको एक सिंगल यूनिट में करना पड़ेगा। एक सिंगल यूनिट बना देता हूं मैं और उसमें करना पड़ेगा। अगर आपको करना है खुद का करो, लेकिन जब भी आपको कम्युनिकेट करना है तो आप उसमें कन्वर्ट करो, अपने यूनिट्स को उस पर्टिकुलर यूनिट में, इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करो, ठीक है, और देन फिर शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एशिया वाले अपना काम कर सकते हैं उनके साथ, वो लोग इनके साथ कर सकते हैं और सिंगल यूनिट में करेंगे। लोकली जिसमें करना है करे, ठीक है, लोकली जिसमें करना है करे, लेकिन एक इंटरनेशनल यूनिट बना दिया तो उसका नाम पड़ा एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल दी
यूनिट्स। ठीक है, ये हुआ एसआई सिस्टम। बेसिकली मैट्रिक सिस्टम को ही एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एसआई सिस्टम ये हमारा इंटरनेशनल यूनिट वाला बन गया। एसआई यूनिट बोलते हैं 1971 में किया गया था। ठीक है, यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर। तो एसआई सिस्टम फाइनली बन गया जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। एंड सिर्फ यही नहीं, जब भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे एनीवेयर इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, कैलकुलेशन में, जहां पर भी मैथमेटिक्स में, जहां पर भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, दे एक्सेप्ट और वो करेक्ट तभी होगा जब उस यूनिट्स को आप एसआई यूनिट में रखोगे। तो आपको क्या करना है, वेन एवर यू डू कैलकुलेशन फिजिक्स में, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, हालांकि दिस इज करेक्ट फॉर एवरीथिंग, केमिस्ट्री में भी बात करते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा या करने की जरूरत होती है, तो आपके यूनिट्स अगर किसी और क्वांटिटीज में दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलें आगे, चलिए, गुड, ये ध्यान याद रखिएगा, आगे चल करके उसकी जरूरत पड़ेगी। हम आगे चलते हैं भाई। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं? सो देयर आर, अब हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में चले गए या फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापने के लिए जो यूनिट्स की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट है। कितने हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। लेंथ को नापने के लिए क्या चाहिए आपको, मीटर चाहिए, मास के लिए केजी है, टाइम के लिए सेकंड है, करंट के लिए एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक के लिए केल्विन है, लाइट इंटेंसिटी जो चमक होती है कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबका सिंबल दिया हुआ एम, केजी, एस, ए, के, सी, डी, मोल। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी पड़ती है, बट इसकी भी पड़ सकती है, जहां पड़ेगी हम यूज करेंगे, नो इशू। सो दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बाकी सारे जो होंगे वो क्या होगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज होगा। और वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या है डेराइव्ड क्वांटिटीज? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल, 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है आपका, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। अच्छा, 7 तो फंडामेंटल हो गया। 2 और चमत्कार है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, इसके डायमेंशंस बेसिकली हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन वही पाई वाला। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल वही होता है जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हो, क्योंकि अभी तक आपको सॉलिड एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अच्छा, प्लेन एंगल क्या पढ़ते थे अब तक? अब तक तो प्लेन एंगल यही पढ़ते थे ना कि भाई 2 लाइन, क्या है, 2 लाइन के बीच में जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड थीटा। मतलब यही प्लेन एंगल, जिसको एंगल बोलते थे थीटा। बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंगल मेड बाय एनी लाइन एट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो कैसे बनाते हैं? तो ये जो लाइन है, जो एंगल बना रहा है, इसके दोनों एंड से इसको मिला देते हैं, दोनों एंड से इसको मिला देते हैं, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, इसका प्लेन एंगल होता है। तो यही हम देख रहे हैं, दिस इज द लाइन विच मेक्स एंगल थीटा एट पॉइंट ओ। तो हमने दोनों को मिला दिया। ये एक तरह से एक सर्कल का पार्ट अगर मान लें तो उसका है, तो थीटा, और ये क्या हो गया, आर आर हो गया। सो प्लेन एंगल क्या होता है? दिस इज द एंगल मेड बाय अ लाइन। लाइन मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घोचा भी हो सकता है। तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन चाहे जो भी हो, ये लाइन इस एंगल पे इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। या सिंपली आप क्या बोलते हो, एंगल बोलते हो। 2D एंगल है बेसिकली ये, ठीक है, एक सरफेस पे बन रहा है, ये है 2D एंगल। निकालते कैसे हैं? सो थीटा इज इक्वल टू, ये जो लेंथ है L, जो R डिस्टेंस पे, इसका एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं बेसिकली। अगर ये दोनों R सेम है तो बीच में भी क्या हो जाएगा आपका, R ही हो जाएगा। सो थीटा जो होता है, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय क्या होता है, रेडियस। रेडियस, तो आर कितना हो जाएगा, L बाई आर। तो यहां देखिए, यहां पर अगर आप थीटा निकालने के लिए जाओगे, आर के कितना है आपका S है, और रेडियस वैल्यू कितना होगा, आर ही होगा, बिकॉज ये आर है, ये आर है, तो बीच वाला भी क्या होगा, आर होगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू S बाय आर। ये हो गया प्लेन एंगल की कहानी। इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, S बाय आर, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। ओके,
तो हम ये कह रहे थे कि ये जो यूनिट होगा थीटा का, एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है। लेकिन जनरली जो आप यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो इस डिग्री को आपको चेंज करके रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो कन्वर्जन वाला चीज अपनाना पड़ेगा। क्या है वो कन्वर्जन वाला चीज, आपको पता है कि भाई 180 डिग्री कितने के रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन, या फिर कहिए कितना 3.14 रेडियन। तो जिस भी डिग्री के लिए निकालना है थीटा के लिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू थीटा हो गया। इस तरह से आप रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। सो वेन एवर यू आर डूइंग कैलकुलेशन विद द एंगल इट शुड बी इन रेडियन। रेडियन आपका एसआई यूनिट है, ठीक है। रेडियन क्या है आपका, एसआई यूनिट है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन। चलिए बहुत हो गया खेला प्लेन एंगल के साथ। अब हम चले दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट थीटा, वो हो गया। चलो भाई डेफिनेशन तो आपके सामने आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या था बाबा, एक लाइन एक पॉइंट पर एंगल बना रहा है। तो एक और स्टेप 2D से 3D में जाएंगे। इस बार लाइन एंगल नहीं बनाएगा, इस बार कौन बनाएगा एंगल, इस बार कोई सरफेस बनाएगा। ये एक सरफेस है, मान लीजिए सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर एंगल बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस को हर जगह से क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। सारे के सारे इस पॉइंट O पर ये एंगल बनाता है। और अगर सही से देखें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 3D में बनेगा। ये ऐसा ही बनता है, एक कोन आप आइसक्रीम में खाते हो ना, आइसक्रीम कोन में खाते हो, ऊपर क्या है, सर्कुलर है, और बीच का जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है आपका, वहां पे वो एंगल बना रहा है। तो अंदर में जो वो होल आपको दिख रहा है वही 3D एंगल है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इसमें कौन बना रहा है एंगल, एरिया बना रहा है, ये वाला एरिया बना रहा है, सरफेस या कहिए ए। और इसे मान लीजिए एवरेज डिस्टेंस इसका r है, तो ये जो एंगल होगा दिस एरिया डिवाइड बाई स्क्वायर, और इसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, याद है ना, ओम, जादू वाला ओम। बेसिकली ये रेजिस्टेंस का भी सिंबल है, ठीक है, लेकिन ये 3D सॉलिड एंगल का भी सिंबल है, ओम, ए बाई आर स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो चलिए भाई, ये डायग्राम तो आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया, बट हमारा भी है ना जादू वाला डायग्राम। सो दिस इज आर एरिया, इस पॉइंट पर एंगल बना रहा है, ये है ओम, ठीक है, दिस इज आर। सो जो स्टेरेडियन जो आएगा ओम इज इक्वल टू वो कितना आएगा, ए बाई आर स्क्वायर। तो ये दो यूनिट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और यूनिट्स तो स्टेरेडियन रहेगा, ओम है सॉलिड एंगल, ये निकल गया। तो ये था सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। 7 यूनिट आपको ऑलरेडी फंडामेंटल पता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस आपके सामने हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हो, नोट्स अपना तैयार कर सकते हो इसके थ्रू। चलिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल अडॉप्टिंग द यूनिट, ठीक है, और व्हाइल राइटिंग द यूनिट्स। बहुत अच्छी चीज है जो अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसमें अक्सर बच्चे करते हैं। अरे भैया, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, वहां भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। फैक्ट बता रहा हूं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इसलिए ये थोड़ा सा जरूरी है कि जब भी आप यूनिट लिखोगे तो क्या क्या ध्यान में रखना होगा। तो मैं ये कह रहा, जब भी अगर आप यूनिट लिखते हो और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, जब भी आप यूनिट लिखते हो और वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, तो जब अगर पूरा लिखोगे तो कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना है, उसको किससे स्टार्ट करना है, स्मॉल से स्टार्ट करना है, क्योंकि कैपिटल लिखोगे तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट हो जाएगा। आप यूनिट लिख रहे हो ना, जैसे वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी की बात कर रहे हैं, जूल होता है ना, ठीक है। तो जूल लिखोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, स्मॉल से लिखना पड़ेगा जूल, ठीक है। किससे लिखना पड़ेगा, स्मॉल से। जैसे न्यूटन है फोर्स का यूनिट, तो हम स्मॉल एन से लिखेंगे न्यूटन, क्योंकि कैपिटल एन से न्यूटन लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। इसीलिए अगर हम यूनिट ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, गलत है, स्मॉल एन से सही है। तो फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ, अगर नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिखेंगे तो कैपिटल एन से लिखेंगे, वहां पे गड़बड़ मत करना। यूनिट के लिए हम स्मॉल से
लिखते हैं। हाँ, तब क्या होता है, अगर आप सिंगल लेटर यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर हम उसके नाम का यूज करते हैं। जैसे अगर हमने जूल की बात करी तो कैपिटल जू यूज करेंगे, कैपिटल जे यूज करेंगे। न्यूटन के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल एन यूज करेंगे। सिर्फ एक लेटर यूज करना है या दो लेटर यूज करने की जरूरत पड़ी शॉर्ट में तो हम तब वहां पर कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, पहले लेटर से काम चल जाता है और कभी कभी पहला लेटर किसी साइंटिस्ट के नाम पर वो यूनिट का अवेलेबल नहीं रहा तो कभी कभी दूसरा यूनिट यूज कर लेते, दूसरा लेटर भी साथ में यूज करते हैं। तो जब भी दूसरा लेटर साथ में यूज होता है तो दूसरा वाला छोटा हो जाता है। जैसे पास्कल, ठीक है, आप कैसे लिखोगे, अगर ऐसे पूरा पास्कल लिखे हो और ये पास्कल लिखे हो, सबसे पहले कौन गलत कौन सही, ये सही ये गलत ऊपर वाले के हिसाब से। अब नीचे में देखिए कैपिटल पी यूज करेंगे तो कैपिटल पी तो है नहीं पास्कल के लिए, पी ए, तो ए दूसरा लेटर भी ले लिया तो दूसरा लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो ये सब तरीका है जो आपको बहुत ध्यान रखना है वाइल राइटिंग, नहीं तो पूरा करके लेके आए लास्ट में आंसर यूनिट गड़बड़ लिख दिया, गैल भैंस पानी में। चलिए, दो चीजें हो गई। दूसरा, जब भी आप सिंबल्स ऑफ यूनिट लिखते हो और आपके पास एक से ज्यादा वो वैल्यू होता है तो वहां पर प्लूरल नहीं लगाते। एक एग्जांपल लिया है 70 मीटर का, 70 मीटर कोई चीज है, आपको लगता है कि एक से ज्यादा है तो इट शुड बी प्लूरल, तो 70 मीटर्स कर दें तो ये गलत है। 70 मीटर्स नहीं कर सकते, वो 70 मीटर ही होता है। 10 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन्स नहीं होता है, एस उसमें नहीं लगाते। कुछ फंडामेंटल चीज यही है जो बच्चे को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। ओ रुक जा भाई, These are the some fundamental units you should know। ये NCERT बुक में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। मिनट 60 सेकंड का होता है, आर 60 मिनट 30, 600 सेकंड का होता है। सबको ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में जब भी आप करोगे तो इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके इधर यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए मिनट है लेकिन टाइम का क्या होता है, 6 सेकेंड होता है, तो इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करा। लीटर है तो लीटर तो वॉल्यूम का होता नहीं है, मीटर क्यूब होता है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। कैरेट है उसको कन्वर्ट कीजिए। क्यूरी है वो डिके होता है ना, क्यूरी क्या होता है, क्यूरी वो जो डिके होता है, उसके रेज जो निकलते हैं तो उसके अपने कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे क्यूरी, इतना पर सेकंड के हिसाब से। इसी तरह क्विंटल 100 kg हो गया, 100 kg यूज़ करेंगे। प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर जो है एक यूनिट है लेकिन एटमॉस्फेयर यूज़ नहीं करते, पास्कल हमारा ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेशन इन द फिजिक्स, ठीक है। इसकी आप जरूरत पड़ेगी तो आपको 2-3 बार इसको देखना है, अगर चाहो तो आप लिख के प्रैक्टिस कर लो ताकि वाइल कैलकुलेशन आपको इसकी ज़रूरत पड़ सके, ठीक है। चलिए भाई, तो अगले क्लास में हम आगे का देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं, अगले क्लास में वापस आपके पास आएगा। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ इसका, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा कुछ करना है हमारे लिए भी, ठीक है। तो क्या करना है भाई, आप सब्सक्राइब कर लो और मेरे को अपना email ID कमेंट्स में डाल दो, एंड आई विल शेयर द नोट्स विद यू गाइस, ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।